सुप्रभात बच्चों। डॉक्टर श्रीराम परिहार द्वारा लिखित पाठ नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, इस पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं, जहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। इस अमरकंटक का बड़ा ही मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया है। जो दृश्य लेखक ने देखा उन दृश्यों का भी वर्णन किया है, और जो अपने बड़े बूढ़ों से सुने थे उनको भी वो अनुभव कर रहे हैं कि पहले जैसा मैं सुना था अमरकंटक वैसा नहीं है। मांस के भेड़े से निकलने वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी हुई है, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने ये सुना था कि माई जो है अमरकंटक में बांस के झुंड से या बांस के भेड़े से निकली है। ये अभी भी जिज्ञासा का विषय है, और वो तरह तरह के तर्क लगा रहे हैं कि हो सकता है प्रकृति पर्यावरण परिवर्तन होने से बांस के भेड़े समाप्त हुए होंगे, या बांस वनों के काटने से बांस के भेड़े समाप्त हुए होंगे। तरह तरह के तर्क वो लगा रहे हैं। आगे देखते हैं हम। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपोभूमि है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। तो नर्मदा कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ऋषि की तपोभूमि है, कपिल ऋषि की तपोभूमि है, और यहीं पर नर्मदा लगभग 150 फीट ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। यह नर्मदा पर पहला प्रपात है, और यही जो कपिल ऋषि की तपोभूमि वहां पर जो प्रपात बनती है, ये नर्मदा की पहली जल प्रपात है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही है। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर एक नाम आया है कपिल धारा। ऐसा आप तर्क लगा सकते हैं कि कपिल धारा यहाँ पर नाम क्यों पड़ा गया है, क्योंकि कुंड से जब नर्मदा नदी निकलती है 6 किलोमीटर की दूरी पर कपिल ऋषि की आश्रम है, और कपिल ऋषि के आश्रम के पास से जो धारा बहती है माई रिवर की, उसको कपिल धारा का नाम दिया गया है। तो कपिल धारा से, या हम ये भी कह सकते हैं कि कपिल ऋषि की तपभूमि से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। अब इसी का फिर परिवर्तित नाम है दूध धारा। दूध धारा मतलब यहाँ पर नर्मदा का जल दूध के समान दिखाई देता है। किसके समान? दूध के समान दिखाई देता है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बढ़कर पत्थरों पर से बहती है। तो दूध धारा जहाँ पर का नाम दिया गया है, यहाँ पर नर्मदा नदी बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है ना, और पत्थरों पर से बहती है, ऊपर से नीचे की ओर बहती है, जिसके कारण पानी दुधिया हो जाता है। तो ऊपर से गति से बहती है, और इसी कारण से ये पानी का रंग जो है दूध जैसे दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? दूध की धारा कहा गया है। यहाँ से नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। तो कपिल ऋषि की जो तपोभूमि है वहां पर नर्मदा एक प्रपात बनाती है ना, और जब ये नीचे की ओर से आती है, दूध नदी कह सकते हैं हम, या जिसका जल दूध जैसे दिखाई देता है, तो यहाँ से खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी है, ऐसे ही खंभात की खाड़ी है। तो नर्मदा नदी कहाँ जाके मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। जनमानस नर्मदा को मां मानता है, और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो नदी को माता का दर्जा दिया जाता है, और नदी के जल को माँ के दूध की तरह पीते हैं और पोषित होते हैं। इसी तरह से नर्मदा को माँ मानते हैं,
और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित है और जीवित है। दूध धारा के बाद निर्जन वन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा आरंभ होती है। तो आगे दूध की धारा है और दूध की धारा से आगे खंभात की खाड़ी तक जब नर्मदा नदी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है तो निर्जन और सघन वन प्रांत से माई रेवा की यात्रा जो है आरंभ होती है। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूं, लेखक पूछ रहे हैं किससे, ऊपर में जो टोकनियों में जामुन लेके वनवासी महिलाएं बैठी है इन सबसे पूछते हैं कि अभी तो वर्षा का मौसम है इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है, हो सकता है बारिश के कारण से अभी नर्मदा में जल है, प्रपात में पानी गिर रहा है और यहाँ पर जल प्रपात भी बन रहा है। उसके मन में जिज्ञासा ये बनी हुई है कि हम तो जब आए हैं आषाढ़ के महीने में आए हैं, बरसात के महीने में आए हैं, इसलिए यहाँ पर पानी झर रही है, पानी गिर रही है, क्या गर्मी में यह नर्मदा सूख जाती है? ये सीधा सा प्रश्न किया लेखक ने ऊपर बैठी वनवासी स्त्रियों से, है ना, कि क्या गर्मी में नर्मदा जो है सूख जाती है? तो उस वनवासी स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। मतलब ये है कि नर्मदा कभी सूखती नहीं है, गर्मी में भी अनवरत यहाँ झरने जो है झरते ही रहते हैं। नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का सारा रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम, अनवरत मतलब कंटिन्यू कहें, लगातार कह सकते हैं, और अविराम, अविराम मतलब बिना विराम लिए प्रवाहमान है, प्रवाहित है, इसलिए संस्कृति जीवित है। उस वनवासी स्त्री का उत्तर देखिए, नर्मदा जीवित है तभी भारत की संस्कृति जो है जीवित है, नर्मदा सूख जाएगी, है ना, तो यहाँ की संस्कृति भी सूख जाएगी। मनुष्य गतिमय है, अर्थात मनुष्य का आना जाना लगा रहता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रालियों में अमरकंटक से खनिज बालकों को जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस अमरकंटक में बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। एक नाम आया है, जैसे कपिल धारा के पास आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रालियों से अमरकंटक से खनिज बालकों को जा रहा है। तो बालको कोरबा जिले में है ना। बालको का अगर पूरा नाम हम देखें तो भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन, है ना, जो कहां पर है, बालको नगर में है, जो कोरबा जिले में पड़ता है। तो यहां पर एल्युमिनियम को अमरकंटक से ढोया जा रहा है, जिसके कारण से अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। खोखला करने का मतलब क्या है, अमरकंटक में खनिज पदार्थ है और ये खनिज पदार्थ कहां ले जाए जा रहे हैं, बालको ले जा रहे हैं, और इस तरह से देखा जाए तो अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंधा प्रहार है। तो जैसे नर्मदा और सोन के कारण से हमारी संस्कृति जीवित है, लेकिन यहाँ पर खनिज पदार्थ का अंधाधुन और अविवेकपूर्ण उत्खनन जो हो रहा है, यह इन पर किया गया अंधा प्रहार है। इससे बचना चाहिए या बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, ऐसे अमरकंटक से खनिज को ढोए जा रहे हैं और धीरे धीरे इस अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। आज यही समाप्त करते हैं पाठ। नेक्स्ट पीरियड में फिर आपसे मुलाकात होगी।